कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार। होके निराश मत बैठना मन को अपने मार। बढ़ते रहना आगे सदा, हो जैसा भी मौसम। पा लेती हैं मंजिल चींटियां भी, गिर गिर कर हर बार। आखिर आप तो इंसान हो। अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से, चित्त से अगर आप मेरे साथ इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चित्त में ज़रूर बैठेगा। इससे पहले हमने 16 पार्ट देख लिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। अभी तो ये पूर्ण होने पे है, 2-3 पार्ट और बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करया करो भाई, बहुत ही कम करो। थे सिर्फ आपकी खोपड़ी में उपन्यास बिठाओ कि लाइक शेयर भी करो। प्रातःकाल सूर्य के प्रथम दर्शन के पश्चात हमीर पुनः शयन कक्ष में गए। धवल उज्ज्वल परछपट यानी चादर पर रानी सोई थी। निंद्रा में उसकी तन्वी अंगलता झीने वस्त्रों में बड़ी मनोहारी लग रही थी। अविकसित पलक पर सुन अपनी प्रभाश्री बिखेर रहे थे। स्वाभाविक सुख में प्राणी सी वह मुस्कुरा रही थी। हमीर ने दासी को पुकारा। दासी ने आकर कहा, बड़ो हुक्म। हमीर ने कहा, रानी सा जब जागे तब हमारा उन्हें प्रणाम कह देना। दासी ने उन्हें अर्थभरी दृष्टि से देखा, पर वह इस प्रभात प्रणाम का रहस्य नहीं जान पाई। मंत्रणा गृह में पहुंचते ही उसने मोजीराम को यह शुभ संवाद सुनाया। मोजीराम के अधरों पर सदा की तरह वही रहस्य भरी मुस्कान धावित हो गई। अपने नेत्रों को ऊपर की ओर उठाकर वह बोला, विजयश्री स्वयं हमारे पास आ रही है। शुभ लक्षण, शुभ लक्षण। हाँ मोजीराम, शुभ लक्षण है। लेकिन मैं जब तक मालदेव से अपने पूर्वजों का प्रतिशोध नहीं लूँगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। प्रतिरोध दीवान जी, वह देखिए नया सूर्य। आप समझते हैं कि क्या हम सदा यही पर्वतमालाओं पर पड़े रहेंगे? अब मैं एक बार फिर ऐसे योग आंदोलन को समाप्त करता हूँ। क्यों? एक नई चाल चलने के लिए। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं इस आंदोलन को और बल दूंगा। घर घर में शंखनाद फूंकूंगा कि अपने प्राण दो पर सहयोग न दो। लेकिन उससे शत्रु सावधान हो जाएगा। वह सुख में प्रमादित नहीं होगा और इससे हमारी नीति असफल सिद्ध हो सकती है। किसका कथन है ये? मोजीराम जी का। हमीर ने अपनी पैनी दृष्टि मोजीराम पर डाली। विहंस कर वह बोला, नहीं कामदार, मैं एक बार उत्पात मचाना चाहता हूँ। ऐश योग और वह अनंग सिंह द्वारा। मैं चाहूँगा कि एक बार जैसा हरि सिंह और अन्य चौहान बौखला उठे, तब आप उनके पास जाएं और उनसे क्षमा याचना करके उन्हें धनराशि भेंट करें और यह भी प्रार्थना करें कि हमीर को अपने दुष्कृत्य पर पश्चाताप है और आ रही थी। जीवन ने सब वस्तुओं को हमीर के चरणों में अर्पण करते हुए कहा, पिताजी ने आपको अपनी यह पहली सौगात भेजी है। यह सिर देशद्रोही महिषी का है। यह गुप्त रूप से उस बात का प्रचार कर रहा था कि हमीर इस सिंहासन का वास्तविक अधिकारी नहीं है। तो गुप्त रूप से इस बात का प्रचार कौन कर रहा था कि हमीर इस सिंहासन का वास्तविक अधिकारी नहीं है? महीप सिंह कर रहा था। वह सामंत है। उसने एक विधवा से ब्याह करके, किसने? हमीर ने। उसने एक विधवा से ब्याह करके सूर्य वंशियों की मान मर्यादा को भंग किया है। वह नृशंस और निर्कुश है। पिताजी ने उसे दवंद के लिए ललकारा। बड़ा घमासान दवंद युद्ध हुआ। पिताजी को कई सख्त चोटें आई, लेकिन महीप उसके वार से नहीं बचा। रकत
सनात सिर सौगात की वस्तु की तरह हमीर के समक्ष पड़ा था। मोजीराम ने तीर्थंकर की अभ्यर्थना की। स्वयं हमीर चंद क्षण निश्चल बैठा रहा। फिर वह बोला, उसे कहना कि दीवान जी ने उसे रकतपात करने के लिए मना किया है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहना। उसे हमारी ओर से धन्यवाद कहना। उसे कहना कि मैं उसके कार्यों से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। जीवन चला गया। तो यहाँ ये जीवन है, ये पात्र है भाई, पीछे आ रहा ना। जीवन ने सब वस्तुओं को हमीर के चरणों में अर्पण करते हुए, तो ये जीवन कौन है? इस उपन्यास का एक पात्र है। जीवन चला गया। मोजीराम ने कहा, राक्षसी वृत्ति मान्यता के लिए घातक सिद्ध होती है। आप अनंग सिंह को अधिकार में क्यों नहीं रखते? मुझे इस बात का डर है कि कहीं वही विद्रोही नहीं बन जाए। यह संभव नहीं है, हमीर का कथन है। संभव असंभव पर मत जाइए, मनुष्य की मनोवृत्ति को देखिए। आवश्यकता से अधिक अधिकार प्राणी को पथ विमुख कर देते हैं। फिर व्यर्थ की हिंसा विवेकशीलों का काम नहीं। तुम चिंता न करो, हमीर इतना भोला नहीं है। यह हर समस्या का समाधान भी जानता है। हमारे पास योद्धाओं का अभाव नहीं। यदि अनंग सिंह ने कहीं भी कदम गलत उठाया तो मैं पवन सिंह से दवंद करा दूंगा और पवन सिंह अनंग सिंह को समाप्त किए बिना नहीं रहेगा। पवन सिंह के कुशल हाथ कभी भी धोखा नहीं खाते। अगर परिणाम उसके विपरीत हो गया तो अनंग सिंह पर दोष लगाकर उसे बंदी बनाया जा सकता है। मोजीराम के अधर पर वही रहस्य भरी मुस्कान नाच उठी। वह बोला, दोपहर के विश्राम के बाद आपके समक्ष प्रजा द्वारा अल्प बचत योजना के अंतर्गत दिया हुआ धन प्रस्तुत किया जाएगा। हमीर अपने शयन कक्ष में चला गया। 3 दासियां उसे पंखा झल रही थी। रानी उसके चरणों को दबा रही थी। हमीर ने कहा, अरे तुम यह क्यों कर रही हो? जाओ तुम विश्राम करो। तुम्हें अब जरा भी कष्ट नहीं उठाना चाहिए। बस रहने दीजिए। वह मादक कटाक्ष से बोली। कौन? रानी जी। धीरे धीरे हमीर की आंखों में नींद घुलने लगी। रानी अपने आप में तन्मय हो गा उठी। तो रानी जी क्या गाती है भाई? माने रात्यां नींद नहीं आवे, सुपने में माने छेड़े बादिलो भरतार जी। गीत की स्वर लहरी थिरकती ही रही। भीलों के कंधों पर धनुष बाण भी थे। देखते देखते देशभक्त प्रजा ने धन का अंबार लगा दिया। भीलों ने अपने कठोर श्रम द्वारा प्राप्त सारा धन हमीर के चरणों में रखकर कहा कि आप चित्तौड़ को मुक्त कराएं। हर मेवाड़ी की यही आवाज़ थी। मालदेव के अत्याचारों और यवन सैनिकों की धींगा धींगी से प्रजा आतंकित थी। तभी अनंग सिंह आ गया। उसका अप्रत्याशित आगमन सबको आश्चर्यचकित करने वाला था। वह विशाल और विचित्र वीर राणा के चरणों में नतमस्तक होकर बैठ गया। हमीर ने उसकी आओ भगत की। बोला, क्या बात है अनंग? तो अनंग क्या कहता है? युद्ध की घोषणा कर दीजिए। समय आ चुका है। कब आक्रमण होगा? अनंग कहता है, कब आक्रमण होगा? तिथि निश्चित नहीं है, अभी थोड़ा धैर्य रखो। प्रजा में अभी तीव्र असंतोष है। इस तीव्र असंतोष का एक फल यही हो सकता है कि हम इन असंतुष्ट मानवों को संग्राम भूमि में उतार दें। ये झुंझार बन जाएंगे। मोजीराम ने अनंग सिंह की वार्ता में अवरोध उत्पन्न किया। ठाकुर शाही सेना का समर्थन प्राप्त करने वालों से युद्ध होना सहज नहीं। कामदार जी, यह धन पड़ा है, ये सिक्के पड़े हैं, इन्हें गिनिए। युद्ध की चर्चा आपको शोभा नहीं देती। ये कौन कहता है भाई? ये कहता है अनंग सिंह। हमीर ने उत्तेजित होकर कहा, अनंग सिंह, मर्यादा का उल्लंघन उचित नहीं।
अपने आप को इतना चतुर और बलवान न समझो कि तुम्हारा प्रतिद्वंदी जन्मा ही नहीं है। अपनी इस अशिष्टता की इससे क्षमा याचना करो। अनंग सिंह की लाल लाल आंखों से अंगार बरस पड़े। पवन सिंह का हाथ खड़ग पर चला गया। हमारा हुक्म है। अनंग सिंह ने क्षमा मांगी और तुरंत वहां से चला गया। हमीर ने व्यथित होकर कहा, वीर विवेक से दिन प्रतिदिन दूर हो रहा है। तो हमीर व्यथित होकर कहता है कि वीर विवेक से दिन प्रतिदिन दूर हो रहा है। वीर कौन है यहाँ पर? अनंग सिंह। दीवान जी, आप इसे अधिक सिर पर मत चढ़ाइए, कभी यह हम सब के लिए घातक सिद्ध होगा। पवन सिंह ने आवेश में कहा, यह दरबार की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। हमीर ने पवन सिंह को शांत करते हुए कहा, अधिक आवेश हमारे विनाश का कारण बन जाएगा। मेरा यहाँ पर ये साथी है पवन सिंह का। मेरा तुम जाकर अनंग सिंह को बुलाओ, उसे हमारी तलवार दिखाना और कहना कि राणा जी तुम्हें इसी समय बुला रहे हैं। मेरा प्रणाम करके अश्वारूढ़ हो गया। वह पवन वेग से पर्वत के संकीर्ण पथ पर भागा। हमीर ने पवन सिंह से कहा, पवन सिंह, तुम्हारी स्वामी भक्ति, वीरता और कर्तव्य प्रायणता अनुकरणीय होने के साथ साथ चित्तौड़ के लिए गौरवमयी भी है। मैं तुमसे एक प्रार्थना और कहना चाहूँगा कि तुम अनंग सिंह के स्वभाव के बारे में मौन रहो। देखो, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं देता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम बल में अनंग सिंह से निर्बल नहीं हो, किंतु अपने चित्तौड़ के लिए अभी हमारा मान ही श्रेयस्कर है। आप हर बार मुझे ही दबाते हैं, क्यों? पवन सिंह ने कहा। मन को समझाना दुष्कर होता है और बुद्धिमान को एक शब्द ही पर्याप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति का दबाव हर कोई पर नहीं, दबाव भी संबंधों पर आधारित होता है। मैं तुम्हें सर्वप्रिय मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अधिक दबाता हूँ। क्या मैं अनुचित कह रहा हूँ? पवन सिंह गदगद होकर बोला, नहीं दीवान जी, आपके असीम अनुग्रह के लिए आभारी। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा के प्रति निष्ठावान हूँ। तत्पश्चात हमीर ने अपनी प्रज्ञा को निनाद दिया और आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही आपकी जन्मभूमि को मुक्ति दिलाएगा। उसके चले जाने के बाद हमीर ने सबको जाने का आदेश दे दिया। हमीर मंत्रणा कक्ष में चहलकदमी कर रहा था। उद्विग्नता के कारण कभी कभी उसके अधर अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण कर देते थे। अनंग वस्तुतः उन्मादग्रस्त हो गया है, उसे इस तरह वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इस तरह के वाक्य उसके मस्तिष्क में घूम रहे थे। दूरागत यानी दूर से आते हुए। दूरागत पदचाप हमीर के कर्ण कुहरों के सन्निकट आने लगी। हमीर अपने भावों को परिवर्तन करने लगा। जो उग्रता व कठोरता उसके चेहरे पर व्याप्त थी वह दूर होने लगी। उसकी जगह सहज सौम्यता आ विराजी। हमीर ने अनंग सिंह का सम्मान मुस्कान के साथ किया। मेरा चला गया। हमीर ने मधुरता से किंतु अनंग की ओर न देखकर कहा, राजमर्यादा के विरुद्ध कोई आचरण असहाय होता है। कभी कभी उसका गंभीर रूप राजद्रोह की संज्ञा भी ले सकता है, पर अनंग सिंह से हमें ऐसी आशा नहीं थी। वह हमारा दायां हाथ है। हम अपने दाएं हाथ को अपने से अलग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अनंग, अगर तुम्हारा अपना दायां हाथ विषाक्त होकर तुम्हारे सारे शरीर को हानि पहुंचाने लगे तो तुम क्या करोगे? काट दूंगा, अनंग ने आवेश में आके कहा। किंतु हम इस सिद्धांत के विपरीत है। हमीर कहता है कि किंतु हम इस सिद्धांत के विपरीत हैं। हम उसका उपचार करेंगे, अच्छे अच्छे वैद्यों को दिखाएंगे। इस पर भी वह ठीक नहीं हुआ तो हम उसे काट कर अलग कर देंगे। हमीर का संकेत अनंग सिंह समझ गया। उसका मुख ताम्र वर्ण का हो गया। आंतरिक क्रोध पर उसने बहुत आधिपत्य करना चाहा, फलस्वरूप उसके सारे शरीर में जड़ता व्याप्त हो गई। तुम हमारा हार्दिक सम्मान करते हैं, हम तुम्हारा हार्दिक सम्मान करते हैं।
वीरों में तुम्हें वीर शिरोमणि समझते हैं। हमें यह भी विश्वास है कि तुम्हें केसरी सिंह भी पराजित नहीं कर सकता। पर दुख इस बात का है कि तुम शिष्टता की परिधि के बाहर जाने लगे हो। अनंग, क्या तुम्हारी बातों के कारण समस्त मेवाड़ की एकता, अखंडता, अविच्छिन्नता भंग हो जाए? बप्पा रावल द्वारा स्थापित सूर्यवंशियों का शौर्य समाप्त हो जाए? हमारे जागरण को क्षति पहुंचे? लोग तुम्हारे जैसे पराक्रमी को देशद्रोही कहे? क्या तुम यह सब सह सकोगे? चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? अनंग सिंह गर्दन झुकाए खड़ा रहा। हम तुम्हारी स्वामी भक्ति का सम्मान करते हैं। हमें तुम्हारी नियत पर तनिक संदेह नहीं है, किंतु यह सब बात तब नितांत गौण हो जाती है जब तुम भरी सभा में राजकुल की प्रतिष्ठा को हुंकार के सहारे उठाकर चले जाते हो। यह कहाँ तक उचित हो सकता है? गहरा मौन छाया रहा। हमीर दूरस्थ एक मेघखंड को निहारता रहा। वह विज्ञ स्वर में बोला, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितने गौरवशाली पद पर प्रतिस्थापित करना चाहता हूँ। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि तुम मेवाड़ के सेनापति बनकर चित्तौड़ को विजय करो, पर तुम्हारी उग्रता, प्रचंडता और आक्रोश सबको संदिग्ध कर देते हैं। क्या भविष्य में मैं तुम्हें संतुलित देख पाऊंगा? अनंग सिंह व्यथित हो उठा। उसकी आकृति की कठोरता लुप्त हो गई। पश्चाताप की रेखाएं उभर कर उसके चेहरे पर छा गई। वह दबावपूर्ण स्वर में रुकते रुकते बोला, मैं उग्र हूं, प्रचंड हूं और अनिष्ट भी, किंतु राणा जी को मेरी विवशता को भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं, पर मेरी स्वाभाविक वृत्ति को मत रोकना। तुम्हारी स्वाभाविक वृत्ति क्या युद्ध ही है? तुम्हारी स्वाभाविक वृत्ति क्या युद्ध ही है? तुम हर घड़ी युद्ध में व्यस्त रहो, किंतु इतना अवश्य ध्यान रहे कि वह युद्ध देश के गौरवशाली परंपराओं को समाप्त न कर दे। ऐसा ही होगा। तो हमीर कहता है, शपथ खाते हो? अनंग सिंह शांत रहा। तुम्हें शपथ खाकर विश्वास देना ही होगा। अनंग सिंह ने कहा, शपथ की क्या आवश्यकता है? आप नहीं अनंग सिंह, मुझे वीर की शपथ का भी उतना ही भरोसा है जितना उसकी वीरता का। तुम्हें शपथ खानी ही पड़ेगी। तुम्हें मुझे वचन देना ही पड़ेगा। शपथ खाता हूं कि भविष्य में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे देश की मान मर्यादा और एकता को भंग होने की आशंका हो। देव सिंह। हमीर ने प्रहरी को पुकारा। देव सिंह, हमीर ने प्रहरी को पुकारा। तो देव सिंह कौन है? प्रहरी है भाई। प्रहरी मस्तक झुकाकर कहा, बड़ो हुक्म राणा जी। कामदार जी को बुला कर ला। थोड़ी देर में मंत्रणा कक्ष में मोजीराम आ पहुंचा। अब कक्ष में अनंग, मोजीराम और हमीर गंभीर मंत्रणा करने लगे। फिर मोजीराम का मुख पीला होता हुआ जान पड़ा, मानो उसे हमीर की बात पसंद न आई हो। हमीर ने कहा, आज हम अनंग सिंह को समस्त मेवाड़ का सेनापति बनाते हैं। यह अपनी अतुल शक्ति से शत्रु के दांत खट्टे करेगा। अनंग सिंह को हमीर ने भेड़ के मुठ की तलवार दी, जिसकी म्यान मखमल और चांदी की बनी थी। जो तलवार कई सहस्त्र रुपयों की थी। तलवार को सौंपते हुए हमीर ने कहा, आज से तुम मेवाड़ के सबसे जिम्मेवार योद्धा हो गए हो। भविष्य में तुम्हारा उठाया हुआ कोई भी कदम मेवाड़ की जय क्षय का जिम्मेवार होगा। अप्रत्याशित हमीर के चेहरे का उत्साह समाप्त हो गया। वह तुरंत जाते हुए अनंग सिंह को रोककर कहा, बैठो, अभी तुम्हारी प्रमाणिक नियुक्ति नहीं हो पाई है। पद के साथ बहुमत की भी आवश्यकता है। कामदार जी, पवन सिंह मेरा, वीर सिंह खेत सिंह का पुत्र गेत सिंह, उमराव
गिरिराज आदि को बुलाया जाए। तो खेत सिंह का पुत्र कौन है? गेत सिंह है। चंदी घड़ियों में सारे सामंत और उमराव आ गए। कामदार ने सबके समक्ष राणा हमीर का मंतव्य रखा। पवन सिंह तमतमा उठा। पवन सिंह की भंगिमा से असंतोष झलक रहा था। गिरिराज आतंकित सा हो गया। हमीर ने सबके चेहरे के भावों को पढ़ा। वह समझ गया सामंत लोग इस बात से प्रसन्न नहीं हैं और आज सामंत और उमरावों के बलबूते पर मेरा शासन चल रहा है। यदि ये सब लोग रुष्ट हो गए तो परिणाम बुरा ही होगा। तब हमीर काफ़ी देर तक विचार मगन बैठा रहा। उपस्थिति में कानाफूसी चल रही थी। हमीर तुरंत उठा। उसने संकेत से पवन सिंह को बुलाया और मंत्रणा कक्ष के पार्श्व में यानी साइड में एक लघु व्यक्तिक मंत्रणा कक्ष था। उसमें वे दोनों गए, आश्वस्त होकर बैठ गए। हमीर ने भोलेपन से कहा, मैं तुम्हारे मुख के भावों को अच्छी तरह पढ़ चुका हूँ। तुम अनंग को महासेनापति बनाने से रुष्ट भी हो, पर मेरे समक्ष अपने देश का प्रश्न है। देश के हित में मैं व्यक्ति की बुद्धि अनुसार मैं आपकी आज्ञा भी मान सकता हूँ। तुमने हृदय का बोझ हल्का कर दिया। अच्छा, तुम जरा मेरा को मेरे पास भेज दो। पवन सिंह को समझा दिया है और वो मान भी गया है। और अब मेरा की बारी है भाई, उसे समझाना है। थोड़ी देर में मेरा आया। वह उदास था और हमीर को वह रोष भरी दृष्टि से देख रहा था। हमीर ने उसके कंधों को सहलाया और कहा, अनंग सिंह को महासेनापति बना देना तुम्हें भी सहाय नहीं है। नहीं, मेरा कहता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति पल पल में धैर्य खोते हैं वे देश का हित कैसे कर सकते हैं? फिर अनंग सिंह में क्षत्रिय जाति का झूठा दंभ और अभिमान है। वह अपने को साधारण मानता है, वह अपने को असाधारण मानता है तथा वह भील, भिंगा इत्यादि लोगों को हे और नीच समझता है। उसके साथ जरा भी भाईचारा नहीं रखता। उसको वह केवल दास समझता है। राणा जी, वह हम गरीबों का जीना ही दूभर कर देगा। नहीं मेरा, नहीं, तुम उसे गलत समझे हो। फिर तुम मेरी चाल को नहीं समझे। पहली बात तो तुम अनंग सिंह को गलत समझ गए हो और फिर मेरी चाल को नहीं समझे। मैं चाहता हूं कि इसे सेनापति बनाकर तलहटी की ओर भेज दूं। वहां अनंग सिंह लूटपाट और धन संग्रह करता रहेगा। तुम विश्वास रखो कि वह तुम्हारी जाति के लोगों को जरा भी कष्ट नहीं देने पाएगा। हमीर संभल कर बोला, फिर यह राज्य के नियमानुसार सेनापति थोड़े ही बनाया जा रहा है। जब तक चित्तौड़ का गढ़ अपने अधिकार में नहीं आ जाता और मैं विधिवत राणा नहीं बन जाता, तब तक वह नाम मात्र का सेनापति ही कहलाएगा। इस निगूढ़ बात को वह नहीं समझ सकेगा। पद के प्रलोभन और शान में वह मतवाला बना खूब जी जान से काम करेगा और इसमें हमें लाभ ही लाभ होगा। देखो मेरा, अभी हमें व्यक्तिक वैमनस्य और द्वेषता को विस्मृत करके, भुला करके अपने देश के उत्थान और उसकी स्वाधीनता, स्वतंत्रता के बारे में सोचना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि पासा उल्टा पड़ जाए। तो मेरा कहता है कि कहीं ऐसा न हो कि पासा उल्टा पड़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमीर बौद्धिक मार नहीं खा सकता। वह भी अपने पूर्वजों की तरह दूरदर्शी है। अनागत विपदा और आपदा को वह पहले दूर करके ही कदम उठाता है। मेरा ने उसकी बात को मानते हुए कहा, फिर जैसी आपकी मर्जी। केवल मेरी मर्जी नहीं हो सकती। मैं अपने सारे मित्रों को रुष्ट करके किसी एक व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करना नहीं चाहता। तुम्हारा परामर्श चाहता हूं। यदि वह नाम मात्र का सेनापति बना भी रहे तो क्या हर्ज है? तो मेरा कहता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस मैं यही सुनना चाहता था। हमीर बाहर आ गया। उसने समस्त सरदारों व उमरावों को संबोधित करके कहा, समय और शक्ति देखते हुए ठाकुर अनंग सिंह जी हमारे सेनापति बनाए जाते हैं। उसका शौर्य और स्वामी भक्ति से सभी परिचित हैं।
मुझे आशा है आप सब भी इसे स्वीकार करेंगे। किसी को भी किसी प्रकार की आपत्ति हो तो निसंकोच होकर कहें। मेरा भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा को संबोधित करके कहते हैं साथ में कि मेरा भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह चितौड़ का सेवक हूँ, एक लिंगेश्वर का दीवान हूँ। ये मेरा हमीर स्वयं के लिए है। मेरा भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह चितौड़ का सेवक हूँ, एक लिंगेश्वर का दीवान हूँ। मुझ में आप में इतना ही अंतर है कि मैं इसकी सेवाओं के लिए एक जिम्मेदार चाकर हूँ, नौकर हूँ, और आप और अनंगसी ने एक लिंगेश्वर की जय जयकार की और बाद में हमीर के प्रति उसने अपनी कृतज्ञता ज्ञापन की तथा उसने समस्त सरदारों को विश्वास दिलाया कि वह अपने देश और देश के लोगों के प्रति सदा ईमानदार रहेगा। तो मित्रों, इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का आगे के पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करया करो यार। किसी को बने हुए किसी को नहीं बने हुए की खामी है, मैं पूर्ति करा। ओके।